हेलो एवरीवन। इस लेक्चर में हम ऑलसीड्स क्रॉप जो आपका सेकंड पार्ट है वो पढ़ने वाले हैं। फर्स्ट पार्ट के अंदर हमने ऑलसीड्स क्रॉप का इंट्रोडक्शन कवर किया था। इंट्रोडक्शन के साथ साथ में हमने पढ़ा था ग्राउंड नट का पूरा आपका क्रॉप प्रोडक्शन। इसमें हम ऑलसीड में एडिबल और नॉन एडिबल का जो क्लासिफिकेशन हमारा चल रहा था, स्टार्टिंग में मैंने बताया था, तो उसमें भी उसके बाद में हमने खरीफ और रबी, क्योंकि हमारा जो ये सेमेस्टर है उसमें हमें पढ़ना है खरीफ क्रॉप प्रोडक्शन। ठीक है, तो खरीफ प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी है, उसमें आज हम जो पढ़ेंगे सोयाबीन हो गया, सनफ्लावर हो गया, ठीक है, कैस्टर हो गया, नाइजर हो गया, सेसम हो गया, इन सारी क्रॉप्स के बारे में पढ़ने वाले हैं। इंट्रोडक्टरी पार्ट में हमने सब चीजों के बारे में पढ़ लिया है, उनके साइंटिफिक नेम, क्रोमोसोम नंबर, उनके अंदर कितने ऑयल परसेंटेज होता है, ये सब चीजें, कौन से स्टेट में किसका कितना प्रोडक्शन होता है, ठीक है, किसका इन्फ्लोरोसेंस क्या कहलाता है, सीड टाइप किसका क्या कहलाता है, इंपॉर्टेंट वेराइटी कौन कौन सी है, ठीक है, और क्या क्या उनकी स्पेशलिटी है, ये सब चीजें हमने इंट्रोडक्टरी पार्ट के अंदर पढ़ लिया था। ठीक है, अब हम पढ़ने ग्राउंडनट भी हमने कवर कर लिया था, हर चीज हाइपोजिया, ठीक है, अनप्रेडिक्टेबल क्रॉप क्यों कहते हैं, उसकी स्पेसिस के बारे में पढ़ लिया था। उसके बाद में हमने इसका जो इंट्रोडक्शन है वो कहां से हुआ था उनके बारे में भी पढ़ लिया था। उनकी जो इंटरकल्चरल ऑपरेशंस होते हैं जैसे पेगिंग हो गया, उनके बारे में पढ़ लिया, क्योंकि ये क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं, इसलिए मैं थोड़ा आपको वापस रिवाइज करवा देता हूँ। इसका जो मेजर पेस्ट है वो व्हाइट कर्व, मैंने पहले भी बताया था, बहुत इंपॉर्टेंट माना जाता है, होलिट्रोकिया कॉन्सेंगुनिया, ठीक है। उसके बाद में तिलनों का राजा कहते हैं, ठीक है, किंग ऑफ ऑलसीड्स क्रॉप, ठीक है। ये सब चीजें हमने प्रीवियस लेक्चर यानी कि जो ऑलसीड का पार्ट 1 था उसमें कवर कर लिया है। आज हम सेकंड पार्ट में पढ़ने वाले हैं। स्टार्ट करते हैं सोयाबीन से। ये सेलिंग परसेंटेज वगैरह आपको सब याद कर लेना है, ठीक है। अल्फा टॉक्सिन किस वजह से होता है, क्या उनकी लिमिटेशन है, उन सब चीजों के बारे में, फेवरेबल कंडीशन क्या होनी चाहिए, वो सब हमने पढ़ा दिया। अब सबसे इंपॉर्टेंट क्रॉप मानी जाती है सोयाबीन, ठीक है। सोयाबीन आपको पता है सबसे ज्यादा वाइडली यूज होता है, ऑयल का भी यूज होता है, ऑयल कंजप्शन मतलब बहुत अच्छा माना जाता है सोयाबीन का। वैसे बेसिक दो चीजें आपको पूछी जाती है। एक पूछा जाता है आपका प्रोटीन कंटेंट, इसमें 40 से 42% होता है। बार बार इसलिए बताता हूं क्योंकि ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है। और दूसरा आता है आपका ऑयल परसेंटेज। तो सोयाबीन का हमेशा दूसरी क्रॉप से अपोजिट होता है ऑयल परसेंटेज, उसमें 18 से 20% होता है। ये चीज आप लोगों को याद रखनी है। मैंने आपको क्या बताया था भाई कि जितनी भी जो दूसरी ऑयल सीड क्रॉप है, लाइक उनमें जैसे मान लो किसी में ऑयल 50 है तो प्रोटीन उनमें 25% होगा। जैसे सिसम तिल की मैं बात करता हूं तो तिल में बेसिकली 50 से 55% ऑयल पाया जाता है, लेकिन उसमें प्रोटीन कंटेंट की बात करता हूं तो 23 से 25% या 26% तक ऑयल कंटेंट पाया जाता है। ग्राउंडनट की हम बात करते हैं तो उसमें मैंने बताया था आपको 45% तक ऑयल पाया जाता है, लेकिन उसमें प्रोटीन कंटेंट की बात करते हैं तो उसमें प्रोटीन कंटेंट है वो आपका लगभग 26% ही पाया जाता है। तो दूसरी क्रॉप्स है उनका मतलब अपोजिट होता है कि भाई उनमें प्रोटीन से ऑयल डबल है, लेकिन सोयाबीन इस केस में उल्टा है। और स्पेलिंग याद कर लेना हिंदी मीडियम वालों, सोयाबीन के स्पेलिंग के अंदर सोयाबीन दिखने में होता है वाई ए, लेकिन वाई ए होता नहीं है, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कुछ कुछ मास्टर होते हैं ना वो चालू होते हैं तो वो आपको क्या करते हैं वाइवा में भी ऐसे क्वेश्चन पूछ लेते हैं, ठीक है, तो याद कर लेना। उसके बाद में ये बेसिकली पल्सेस कम ऑयल सीड क्रॉप है। काफी बच्चे सोयाबीन को क्या करते हैं ना कि प्रोटीन कंटेंट ज्यादा है उसकी वजह से उसको किस कैटेगरी के अंदर डाल देते हैं, ऑयल मतलब पल्सेस के अंदर डाल देते हैं, लेकिन ये पल्सेस है नहीं, पल्सेस कम ऑयल सीड क्रॉप मानी जाती है, ठीक है। साइंटिफिक नेम ग्लाइसिन मैक्स, ठीक है, मैक्सवेल से याद कर लो ग्लाइसिन मैक्स। उसके बाद में इसकी फैमिली है वो आपको पता है सारी जो है, मोस्ट ऑफ द क्रॉप लेग्यूमिनेसी क्रॉप भी है, ठीक है, जो ज्यादा आपका नाइट्रोजन का फिक्सेशन करने में काम करती है। और जहाँ पे लेग्यूमिनेसी फैमिली है वहां आपको नाइट्रोजन है वो 20 से 30 केजी पर हेक्टर ही देना है, उससे ज्यादा नहीं देना। ये भी चीज आप लोगों को याद रखनी है। आई बात समझ में। दूसरी चीज ये है कि इस फैमिली को हम लेग्यूमिनेसी, फैबेसी और पेपिलिनियोसी जो इसकी सब फैमिली उसके नाम से भी जानते हैं। ओरिजिन इसका थोड़ा अलग सा ही है। ग्राउंडनट का मैंने आपको बताया होगा ब्राजील माना जाता है और इसका है वो आपका चाइना है। इज इट क्लियर नाउ? इसके जो कॉमन नाम है, अन्य नाम है, वो कौन कौन से हैं? एक तो वंडर क्रॉप, मतलब आश्चर्यचकित फसल बोलते हो जिसे, जिसका पता नहीं है कितना प्रोडक्शन देगी, ठीक है। उसके बाद में गोल्डन बीन के नाम से भी इसको जानते हैं। उसके बाद में किंग ऑफ लेग्यूम के नाम से भी जानते हैं। ऑयल सीड का किंग ग्राउंडनट, किंग ऑफ लेग्यूम किसको बोलते हैं? इसको बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद में मिल्क प्लांट, क्योंकि सोयाबीन से आपने पढ़ा होगा सोया मिल्क बनाया जाता है। और ये भी आपने क्वेश्चन पढ़ा होगा कि एमपी को सोया स्ट्रीट के नाम से जाना जाता है, ठीक है। तो सोयाबीन से सोया मिल्क भी बनता है, मिल्क प्लांट इसलिए कहते हैं। उसके बाद में इसको येलो जेल्स भी बोलते हैं, सुसाइडल क्रॉप भी बोलते हैं। सुसाइडल क्रॉप इसलिए बोलते हैं कि अगर
क्रॉप का प्रोडक्शन नहीं होता है, ठीक है, क्योंकि सीड में इतना खर्चा लग जाता है, बाकी चीजों में इतना खर्चा लग जाता है, तो किसानों के लिए ये एक आत्महत्या के बराबर क्रॉप मानी जाती है कि उतना उनको ज्यादा नुकसान होता है, तो इसलिए इसको सुसाइडल क्रॉप के नाम से भी जाना जाता है। बोनलेस मीट मतलब बोनलेस मीट, हड्डी रहित मांस माना जाता है कि भाई इसमें प्रोटीन होता है। मांस लोग खाते हैं प्रोटीन लेने के लिए, ज्यादा मांस खाते हैं कि बहुत ज्यादा प्रोटीन आएगा, लेकिन जो सोयाबीन खाते हैं तो उनके अंदर क्या होता है, कोई हड्डियां नहीं होती है, लेकिन मांस के बराबर ये प्रोटीन करवाने का काम करता है, ठीक है, तो इसलिए इसको बोनलेस मीट के नाम से भी जाना जाता है। उसके बाद में ये जो मैंने अभी आपको बता दिया है मतलब न्यूट्रिटिव वैल्यू इसकी क्या होती है, प्रोटीन ऑयल कंटेंट है, ठीक है, प्यूपा इसमें 55% के समथिंग पाया जाता है। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स याद रख लेना, ठीक है। इसका जो वाइल्ड प्रोजेनेटर्स था वो हालांकि आगे जो क्रॉप इंप्रूवमेंट मैंने बताया था जीपीपी का टॉपिक आएगा उसमें पढ़ना होता है। ग्लाइसिन आपका यूसेरेनियंसिस करके एक इसका क्या है प्रोजेनेटर्स है, मतलब वाइल्ड प्रोजेनेटर्स, मतलब सबसे पहले सोयाबीन को हमने कल्टीवेट किया था, ठीक है। डोमेस्टिकेटेड का मतलब होता है पालना, वो किसके अंदर होता है, वो एनिमल्स के अंदर बेसिकली फॉलो किया जाता है। और यहाँ जो मतलब होता है कल्टीवेशन सबसे पहले जो किया था वो ग्लाइसिन यूसेरेनियंसिस करके एक प्रजाति थी, उसको लेके आए थे और उसको कल्टीवेटेड बनाया था, ठीक है। सोयाबीन की मैं बात करता हूँ एरिया के अंदर, इंडिया के अंदर तो टोटल ऑयल सीड क्रॉप का एरिया 40% अकेला सोयाबीन कवर करता है, सबसे ज्यादा मध्य प्रदेश। उसके बाद में अगर प्रोडक्शन की बात करूं तो टोटल ऑयल सीड में 34% प्रोडक्शन है वो आपका सोयाबीन का है। 1 केजी आपका सोयाबीन होता है तो उससे हम कितना सोया मिल्क बना सकते हैं, इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। तो आपको पता होना चाहिए 1 केजी सोयाबीन से हम लगभग 6 से 8 केजी सोया मिल्क बना सकते हैं। अब मेरी बात को समझना, कभी कभार लड़के जो पूछते हैं ना सर एग्रीकल्चर के अंदर स्कोप नहीं है, ये नहीं है, तो भाई यहाँ देखो, आप नॉर्मली अगर सोयाबीन मार्केट से लेके आओगे तो आपको 80 रुपए, नॉर्मल आप बेचोगे तो 70-80 रुपए आपको पर केजी के मिलेंगे, ठीक है। अब आप सोया मिल्क बना के बेचोगे तो सोया मिल्क को आपको कम से कम 40 से 50 रुपए पर केजी का प्राइस मिल जाएगा, ठीक है। 40 रुपए भी अगर मिलते हैं तो 8 केजी से 320 रुपए बढ़ते हैं, तो आप समझ रहे हो 80 रुपए से आपने 320, ठीक है, यानी कि आपने 4 गुणे पैसे है वो यहां कमा लिया। इसलिए कहते हैं कि एग्रीकल्चर के बिजनेस से बड़ा दुनिया का कोई बिजनेस नहीं है, ये चीज ध्यान रखना। तो हमें प्राउड होना चाहिए कि हम ऐसी डिग्री कर रहे हैं जिसका बिजनेस सेक्टर, जिसकी पहुंच, जिसके ऊपर लोगों की डिपेंडेंसी सबसे ज्यादा है, फिर भी लोग एग्रीकल्चर की डिग्री को, कुछ लोगों का जो परसेप्शन बना है कि ये तो क्या है, खेती करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, उनको पता नहीं है बेटा जिस वजह से तुम जिंदे हो ना वो आज हमारी वजह से ही हो, ठीक है, हमारे किसानों की वजह से तुम जिंदा हो। उसके बाद में DT फर्स्ट जीन जो आपका ग्रोथ को डिटरमाइन करता है, और D2 सेकंड जीन है वो जो क्या करता है, इनडिटर्मिनेट ग्रोथ को करता है, ठीक है। अब इसमें ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एक आपका डिटर्मिनेट, ठीक है, डिटर्मिनेट और इनडिटर्मिनेट ग्रोथ क्या होती है कि भाई जो भी आपकी सीधी ग्रोथ हो रही है, 2 जीन होता है, DT फर्स्ट, ठीक है, और DT2 ये क्या करता है, एक तो करता है डिटर्मिनाइट, ठीक है, ये करता है डिटर्मिनाइट, और ये करता है इनडिटर्मिनाइट जो ग्रोथ होती है, ठीक है, और डिटर्मिनाइट इनको। उसके बाद में प्रोटीन हाई होता है, ऑयल कम होता है, इनका जो आपका इनवर्स रिलेशंस है वो होता है। उसके बाद में कॉमर्शियल कल्टीवेशन इन इंडिया इन लेट 1916, ठीक है, नंबर 1 ऑयल सीड क्रॉप ऑफ इंडिया एंड वर्ल्ड। ओके, नाउ एंटी न्यूट्रिशनल प्रॉपर्टीज की बात करता हूं तो कुनिच ट्राइप्सिन इनहिबिटर्स KTI जो क्या करता है, इनहिबिट्स प्रोटीन का डाइजेशन करने का काम करता है, और LOX जीन होता है जो लिपोऑक्सीजिनेज बोलते हैं जिसको, वो कोजेस क्या करता है, बेनिफ्लावर इन सोया मिल्क, ठीक है, जिसे आप फूफू बोलते हो। उसके बाद में बात करता हूं इसके क्लासिफिकेशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्लासिफिकेशन चाहे ग्राउंडनट का हो चाहे सोयाबीन का हो, ये क्वेश्चन आपको JRF 2025 के अंदर एग्रोनॉमी के अंदर पूछा गया था, एग्रोनॉमी के अंदर पूछा गया था कि ये जो आपका मंचूरियन क्लासिफिकेशन है, ठीक है, वो सीड कोट और एम्ब्रियो कलर, क्वेश्चन क्या पूछा था, ये लिख दिया एम्ब्रियो कलर सीड शेप के बेस पे, ठीक है। उसके बाद में पोड शेप साइज और 10 मैच्योरिटी ग्रुप, ये क्लासिफिकेशन अलग अलग थे, इनको मैच करना था। जो भाई मंचूरियन क्लासिफिकेशन था
उसमें बेसिकली जो क्लासिफिकेशन था उसके सोयाबीन के ऊपर जो सीड कोट होता है और इसके जो इम्ब्रियो का कलर होता है डिफरेंट टाइप का, उसके बेसिस पे क्लासिफिकेशन क्या था, वो था मंचूरियन का क्लासिफिकेशन। उसके बाद में आपका मार्टिन का जो क्लासिफिकेशन था, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये एक कोई और एग्जाम में मुझे एग्जैक्ट नाम याद नहीं आ रहा, उसमें भी पूछा गया था। ठीक है कि भाई मार्टिन का क्लासिफिकेशन है वो बेसिकली सोयाबीन के सीड के शेप पे, ये बहुत इंपॉर्टेंट था कि सोयाबीन का जो सीड होता है उसके डिफरेंट टाइप के शेप होते हैं, मीडियम होते हैं, लार्ज होते हैं और थोड़ा स्मॉल टाइप का होता है। तो इनके अलग अलग सीड के जो शेप था उनके बेसिस पे जो क्लासिफिकेशन दिया था वो मार्टिन्स ने दिया था। उसके बाद में था आपका हेड क्लासिफिकेशन, जो पोड शेप और साइज, ये थोड़ा कंफ्यूज करने वाला है, पोर्ट शेप और साइज के बेस पे। उसके बाद में ये जो यूएस क्लासिफिकेशन था 10 मैच्योरिटी ग्रुप के बेसिस पे दिया था, जिसमें आपके डिफरेंट टाइप के ग्रुप थे, ओ ग्रुप थे, जिसका मतलब ये था ना कि कितने दिन बाद में मैच्योरिटी आती है। ठीक है, जिसको यूएस क्लासिफिकेशन के नाम से जाना जाता था। उसके बाद में जीरो ग्रुप था जो आपका 126 दिन में क्या करता था, पूरा पक के तैयार होता था। तो वैसे डिफरेंट टाइप के कि भाई सोयाबीन की मैच्योरिटी है वो लगभग आपको पता है 120 से 140 दिन के बीच में आती है। तो उनमें भी अलग अलग जो ग्रुप बने थे कि कितने दिन में किस क्रॉप का कितना मतलब मैच्योरिटी कितने दिन बाद आता है। तो ये डिफरेंट टाइप के क्लासिफिकेशन है, वो आपको याद रखना है। सबसे पहले आपको याद क्या रखना है, मंचूरियन क्लासिफिकेशन। मंचूरियन क्लासिफिकेशन किसमें था, एससी सीड कोट एंड एसी एम्ब्रियो क्लासिफिकेशन के बेस पे। उसके बाद में एम मार्टिन का जो क्लासिफिकेशन था एसएस के बेस पे, एमए मार्टिन। ठीक है, उसके बाद में एच क्लासिफिकेशन हर्ट्ज का जो क्लासिफिकेशन था वो था आपका पोर्ट शेप साइज में, पीएस। ठीक है, उसके बाद में यूएस क्लासिफिकेशन किसके बेस पे था, वो था आपका टीएम, सॉरी 10M, मतलब 10 जो आपके मैच्योरिटी के अलग अलग ग्रुप थे उनके बेसिस पे। ओके, उसके बाद में हम बात कर लेते हैं बच्चे इसमें जो आपके क्लाइमेट है उसके बारे में कि बेस टेम्परेचर इनका 10 डिग्री सेंटीग्रेड है। ठीक है, ऑप्टिमम जर्मिनेशन के लिए 30 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान माना जाता है। आइडियल टेम्परेचर 27 से 30 डिग्री है। और आपका जो फोटो पीरियड है वो आपका क्या है, स्टेनोफोटोपीरियडिक माना जाता है। ठीक है, सॉरी स्टेनोफोटोपीरियडिक माना जाता है, जिसको आप हिंदी के अंदर संकीर्ण दिवस अवधि भी बोलते हैं। ठीक है, अब बेसिकली ये आपको पता है एसडीपी शॉर्ट डे प्लांट के नाम से जाना जाता है क्योंकि आपका रबी क्रॉप है, सॉरी खरीफ क्रॉप है। ठीक है, अब सबसे इंपॉर्टेंट है ऑप्टिमम टेम्परेचर, आपको याद होना चाहिए ऑप्टिमम टेम्परेचर। जेआरएफ के अंदर इस बार मक्के का पूछा था जो मैंने पढ़ाया था, और एक एग्जाम के अंदर सोयाबीन का भी आपको पूछा गया था। वो लगभग आपको 28 से 30 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, वो ऑप्टिमल टेम्परेचर माना जाता है। उसके बाद में मैं बात करता हूं आगे आपका सोविंग के अंदर। ठीक है, खरीफ सीजन के अंदर जो सोविंग करते हैं उनके बारे में बात करता हूं। तो 15 जून से 15 जुलाई आपका खरीफ का है। ठीक है, वर्षा काल बोलते हैं। रबी के अंदर आपका जो करते हैं वो नवंबर दिसंबर समर में, जनवरी फरवरी के अंदर इसका बुआई करते हैं। सीड रेट बहुत इंपॉर्टेंट है, सबसे इंपॉर्टेंट है आपका सीड रेट। काफी बच्चे क्या करते हैं ना, दूसरे ऑयल की तरह इसका भी 5-4 किलो सीड रेट लिख देते हैं। नहीं भाई, एक आपका ग्राउंड नट, उसमें मैंने अलग अलग बताया था स्प्रेडिंग और बंच का। ठीक है, 80 से 100 केजी नॉर्मली याद कर लेना। ठीक है, उसके बाद में आपका आता है सोयाबीन। सोयाबीन का आपका कितना होता है मेरे भाई, लगभग वही है 75 से 80 केजी तो नॉर्मल में, 80 केजी नॉर्मल में। और लेट में कितना होगा, लेट में आपको पता है लगभग 25%, 20 से 25% शीट एक्स्ट्रा लिया जाता है, तो 100 केजी। ठीक है, तो यही लगभग इनका दोनों का सोयाबीन और ग्राउंडनट का सीड रेट ऑलमोस्ट इक्वल ही होता है, ये चीज भी ध्यान रख लेना। स्पेसिंग कितनी होती है खरीफ में, 45 गुणा 5 सेंटीमीटर, मतलब R गुणा P, रो टू रो और प्लांट टू प्लांट डिस्टेंस है। ठीक है, स्प्रिंग सीजन का 30 गुणा 7 है। प्लांट पॉपुलेशन 4.5 लाख पर हेक्टर पौधे। ठीक है, उसके बाद में सीड वाइबिलिटी की बात करता हूं, ओनली 2-3 मंथ, मतलब बहुत जल्दी उसकी वाइबिलिटी घटती है। डिप्थ है 3 सेंटीमीटर तक रख सकते हो, और सैंडी सॉइल में आप 4 सेंटीमीटर तक भी डाल सकते हो। क्ले सॉइल में थोड़ी दिक्कत आती है, सॉइल हार्ड हो जाती है, तो इसलिए आपको 2 से 3 सेंटीमीटर तक ही रखना चाहिए। जैसे जैसे उनका मॉइस्चर कम होता है तो सॉइल हार्ड होने लग जाती है, जिससे उगने में थोड़ी दिक्कत आ सकती है, ये चीज ध्यान रखना। ठीक है, उसके बाद में इंपॉर्टेंट वेराइटी है वो आपको याद कर लेना है। और हो गया क्लार्क 63, बहुत इंपॉर्टेंट वैरायटी याद कर लेना मेरे भाई, बहुत इंपॉर्टेंट वैरायटी है क्लार्क 63। ठीक है, अर्ली हो गया, उसके बाद में आपका हार्डी हो गया, ये मतलब विदेशी क्रिकेटरों के जैसे नाम है ना, वैसे याद रखो। ठीक है, MACS 13 हो गया, MACS 450 हो गया, PS 1347 हो गया, PS 1241 हो गया, PK 1029 हो गया, LSB 1 हो गया, LSB 3 हो गया। ठीक है, GS 335 हो गया, GS 9305 हो गया। ये इनकी डिफरेंट टाइप की इंपॉर्टेंट वेराइटीज है। उसके बाद में न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट पोषक तत्व की बात करता हूं तो नोड्यूल स्टार्ट जो आपका क्या करता है, सेंसेंस आफ्टर
पिक फ्लावरिंग, जो हेंस नाइट्रोजन एप्लीकेशन ड्यूरिंग आपका फ्लावरिंग देन फिलिंग इंक्रीज्ड। उसके बाद में बेस्ट जो फ्रूट्स है एसएसपी सिंगल सुपर फॉस्फेट माना जाता है। राइजोबियम फॉर सोयाबीन, ठीक है, जो आपका क्या करता है, रेडिर आइजोबियम जैपोनिकम, इसका एक स्पेसीज है वो यूज किया जाता है। हार्वेस्टिंग है वो बेसिकली इनका 15 से 17% सीड में जब मॉइस्चर होता है उस टाइम कर लेना चाहिए, और स्टोरेज के लिए 9% से कम उसके अंदर मॉइस्चर कंटेंट है वो होना चाहिए। ये चीज है वो आप लोगों को याद रखनी है। यही बेसिकली सोयाबीन से आप लोगों को क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और ये क्वेश्चन है वो आप लोगों को याद कर लेना है। बाकी सबको पता है वीड मैनेजमेंट कैसे करना। वीड मैनेजमेंट के लिए फिर बताता हूँ, फ्लूक्लोरलिन होता है वो डाल सकते हो आप, पेंडामेथलिन का भी यूज आप स्टार्टिंग में कर सकते हो प्रीमर्जेंस के लिए, ठीक है। तो ये सारी चीजें तो आपको फर्स्ट ईयर से थोड़ा बहुत आइडिया होगा ही, ठीक है। बाकी जो मेन चीजें थी वो आपको पता चल गया होगा। उसके बाद में हम बात कर लेते हैं आगे सीसम तिल के बारे में, ठीक है। तो सेसेमम इंडिकम इसका बॉटनिकल नेम है। 20=26 इसके क्रोमोसोम नंबर है, और इसकी जो फैमिली है वो आपको पता है पेडिलियसी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, याद कर लेना। पेडिलियसी बॉल शेप्ड फ्लावर माना जाता है। ओरिजिन इंडिया, ऑल्सो इथोपिया अफ्रीका भी माना जाता है, ठीक है। इसको आप तिल भी बोलते हैं। उसके बाद में ऑयल बहुत न्यूट्रिटिव, बहुत हेल्दी ऑयलसीड क्रॉप मानी जाती है। गरीबों का घी इसको कहते हैं, क्या कहते हैं, गरीबों का घी। गरीबों का घी इसलिए कहते हैं क्योंकि घी का प्राइस है वो लगभग 600-700 रुपए किलो है, ठीक है। और ये लगभग ऑयल है वो आपको 250 रुपए पर केजी भी मिल जाएगा, लेकिन काम है वो घी के बराबर करता है। और लोग बहुत सारा आपने देखा भी होगा रोटी खाने में जिस हिसाब से रोटी के ऊपर घी यूज करते हैं, वैसे ये आपका तिल का तेल भी करते हैं। तो इसलिए इनको जो गरीब मतलब थोड़े कम पैसे वाले लोग होते हैं वो घी नहीं खरीद सकते हैं, तो इस तेल को खरीद सकते हैं, इसलिए इसको गरीबों का घी के नाम से भी जाना जाता है। मिनरल्स इसके अंदर 6% पाया जाता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, मिनरल बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है, ठीक है। उसके बाद में बात करता हूं आपका प्रिंसिपल प्रोटीन है वो आपका क्या पाया जाता है, ग्लोबुलिन होता है, रिच मेथियोनिन एंड ट्रिप्टोफैन, बट लो इन लाइसिन। लाइसिन इसके अंदर कम पाया जाता है, याद रखना। उसके बाद में बात करता हूं इंपॉर्टेंट कुछ पॉइंट है। वन ऑफ द ओल्डेस्ट ऑयलसीड यूज्ड बाय ह्यूमंस, ह्यूमंस के द्वारा सबसे पहले ओल्डेस्ट क्रॉप है जो यूज की गई थी। उसके बाद में इसको क्वीन ऑफ ऑयलसीड के नाम से देखो। किंग कौन है, किंग आपका है ग्राउंडनट, ठीक है। क्वीन कौन है, वो आपकी कौन होगी, बोलो भाई, तिल, ठीक है, सेसम को बोलते हो। उसके बाद में बात करते हैं पुअर्स मैन, ये सब जो आपका सब्स्टिट्यूट फॉर घी। उसके बाद में थिनिंग 14 डे आफ्टर सोविंग एंड 21 डे आफ्टर सोविंग। सेफ स्टोरेज का जो मॉइस्चर है वो 5% होता है, ठीक है। उसके बाद में हम बात करते हैं ऑयल कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में। वेरी हाई स्टेबिलिटी ड्यू टू आपका सिसेमिन एंड सिसेमोन, पॉपकॉर्न लाइक एरोमा, ठीक है, एसिटाइल पायरेज। उसके बाद में फैटी एसिड, ओलिक एसिड है वो आपका 45 से 50%, लिनोलिक एसिड है वो आपका 37 से 42% है वो पाया जाता है। उसके बाद में बात करता हूं मैं आपकी सोविंग एंड सीड रेट के बारे में, ठीक है। सोविंग और सीड रेट की बात करता हूं तो ब्रॉडकास्टिंग में 4 से 7 केजी पर हेक्टर, लाइन सोविंग के अंदर 2.5 से 3 केजी पर हेक्टर, मिक्स इंटरक्रॉपिंग के अंदर 1 केजी पर हेक्टर, सोविंग डिप में 2 से 5 सेंटीमीटर, स्पेसिंग के अंदर 35 गुणा 15 सेंटीमीटर, ठीक है। ये आप लोगों का क्या होगा, ये आप लोगों का क्या होगा, आपका सोविंग और सीड रेट होगा, याद रख लेना है, ठीक है। उसके बाद में बात करता हूं मैं वैरायटीज के बारे में। तो GT फर्स्ट, G2 सेकंड, प्रगति MT7, श्वेता VR1, RT46। उसके बाद में आपका शेखर रमा, ठीक है, माधवी उसके बाद में आपका गोरी, विनायका, प्रताप, जिसको आप C50 के नाम से, JTS 8, ठीक है, T13, TC25, RT127। ये आपकी इसकी इंपॉर्टेंट वैरायटीज है। उसके बाद में वाटर रिक्वायरमेंट की बात करता हूं तो 350 से 400 मिलीमीटर टोटल वाटर रिक्वायरमेंट। क्रिटिकल स्टेज की बात करता हूं तो 4 से 5 लीफ स्टेज के अंदर फ्लावरिंग और पोड फॉर्मेशन, ठीक है। उसके बाद में बात करता हूं क्लाइमेट एंड सॉइल के बारे में। तो ट्रॉपिकल क्रॉप है, ठीक है, एक्सीलेंट इन एरिड एंड सेमी एरिड रीजन। उस ऑप्टिमल टेम्परेचर की बात करता हूं तो ग्रोथ के लिए 27 से 33 डिग्री सेंटीग्रेड फॉर जर्मिनेशन एंड अर्ली ग्रोथ 25 से 27 डिग्री सेंटीग्रेड। उसके बाद में आपका क्वांटिटेटिव शॉर्ट डे प्लांट है। सॉइल पीएच है वो आपकी 6 से 7 पाई जाती है। उसके बाद में बात करता हूं आपके न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट के बारे में। तो आपके जो राजस्थान डोज है वो आपकी कितनी दी जाती है, 20 केजी
आपका नाइट्रोजन, उसके बाद में 20 केजी आपका क्या दिया जाता है, फास्फोरस दिया जाता है। पोटेशियम की जरूरत नहीं होती है। फास्फोरस बैंड प्लेसमेंट 5 to 10 सेंटीमीटर डीप एंड टू द साइड ऑफ सीड रोज, ठीक है। उसके बाद में बात करता हूं मैं अगला जो आपका आता है सनफ्लावर, जिसको आप सूरजमुखी के नाम से भी जानते हैं। साइंटिफिक नाम हेलियंथस एनस 2n=34। ओरिजिन मैक्सिको माना जाता है। फैमिली इसका एस्ट्रेसी है। मीनिंग हेलियो मतलब सन, एंथस का मतलब फ्लावर। ओके, ये आपका सनफ्लावर का हो गया। उसके बाद में बात करते हैं सनफ्लावर का सबसे इंपॉर्टेंट साइंटिफिक नाम याद कर लेना, ओरिजिन मैक्सिको माना जाता है, ठीक है। तो हम देखो तिल पढ़ लिया, तिल में बेसिक बेसिक जो चीजें पूछी जाती है, हाँ एक फाइलोडी डिजीज मानी जाती है जो माइक्रोप्लाज्मा की वजह से होती है, ये भी याद रख लेना, ठीक है। फाइलोडी डिजीज, फाइलोडी माइक्रोप्लाज्मा की वजह से होती है, ठीक है। उसके बाद में बात करता हूं मैं आगे सनफ्लावर, ये याद रख लेना, बेसिकली पूछी जाती फाइलोडी डिजीज किसके अंदर, ये हिंदी वाला है देखो, फाइलोडी, ठीक है। फाइलोडी डिजीज मेजर किसकी डिजीज है, वो तिल की डिजीज है, ओके। और मेरे को क्या बताना था इसमें, वही है बाकी न्यूट्रेटिव जो भी न्यूट्रेंट कितना मिलता है, कितना आप ये इसके अंदर नाइट्रोजन वगैरह देते हो, फास्फोरस वगैरह ये देख लिया, वाटर रिक्वायरमेंट कितना होता है ये देख लिया, इंपॉर्टेंट वेराइटीज देख ली, ठीक है। तो यही क्वेश्चन आपको यहाँ से पूछे जाते हैं। अब मैं बात करता हूँ सनफ्लावर के बारे में। तो देखो हेलियो का मतलब होता है सन, एंथस का मतलब होता है फ्लावर। इसको अलग कर दो, नाम को देखो हेलियंथस, ठीक है, उससे ही पता चल जाएगा सनफ्लावर नाम होता है इसका, ठीक है। अब देखो सबसे इंपॉर्टेंट, इंडिया रैंक थर्ड इन ग्लोबल कल्टीवेशन एरिया, ठीक है, मतलब ग्लोबल जो आपका टोटल एरिया है उनमें थर्ड पोजीशन है। इन इंडिया कर्नाटका लार्जेस्ट प्रोड्यूसर माना जाता है। सबसे ज्यादा इंडिया में प्रोडक्शन कहाँ होता है, जो प्रोड्यूसर है वो आपका कहाँ है, कर्नाटका है। उसके बाद में मॉडर्न वेराइटीज introduced India 1969 from Russia। कॉमर्शियल कल्टीवेशन स्टार्टेड 1972। शॉर्ट ड्यूरेशन क्रॉप है वो 75 से 110 डे आफ्टर सोविंग। उसके बाद में फोटो इंसेंटिव जो आपकी क्रॉप मानी जाती है, ग्रोन इन ऑल सीजन्स, ठीक है। उसके बाद में एक्सीलेंट फॉर ड्राईलैंड फार्मिंग। उसके बाद में हाई सीड मल्टीप्लिकेशन रेशियो 1:80। उसके बाद में बात करता हूं आपका सुटेबल फॉर मैकेनाइजेशन जो आपकी नॉन ब्रांच डिटरमाइन प्लांट। उसके बाद में एक्सीलेंट बी फ्रेंडली क्रॉप जो एपीकल्चर मानी जाती है, ठीक है। उसके बाद में बात करता हूं प्लांट के जो अलग अलग कैरेक्टर्स है, जर्मिनेशन 12 डे आफ्टर सोविंग होता है, ठीक है। हेड डिटरमाइंड जो आपका करते हैं, सॉरी हेड का जो डायमीटर होता है मापते हैं, ये इनके अलग अलग। सबसे पहले देखो जर्मिनेशन कितने दिन बाद में होता है, 12 दिन बाद में, ठीक है। और हेड का जो डायमीटर है वो कितना होता है, 12 से 20 सेंटीमीटर, जो ऊपर का जो हेड होता है मतलब कितना बड़ा होता है। उसके बाद में सीड पर हेड, मतलब एक जो ऊपर का हेड होता है, सिर होता है उसका, ठीक है, मतलब एक फूल जिसके अंदर कितने सीड होते हैं, लगभग 325 से लगाकर 450 तक, ठीक है। उसके बाद में आपका प्रोटो एंट्रस सेल्फ इनकम्पेटेबल क्रॉप मानी जाती है। क्रॉस पोलिनेशन इनका होता है। पुअर सीड एक्ट की बात करता हूँ तो हैंड पोलिनेशन हो गया सीड सेट की। और उसके बाद में इंसेक्ट और भी हाइव की वजह से, ठीक है। फ्लावर का स्ट्रक्चर देखो, सबसे पहले रे फ्लोरेट जो आपका स्टाइल येलो और क्या अट्रैक्ट बीज, ठीक है। ये देखो रेज फ्लावर होते हैं। यहाँ पे क्या करती है सनफ्लावर, आपको देखा होगा बी कीपिंग, मधुमक्खी, मधुमक्खी लिखते हैं ना, हाँ मधुमक्खी पालन, बी कीपिंग और मधुमक्खी पालन के लिए, बी कीपिंग और मधुमक्खी पालन के लिए जो सबसे सुटेबल आप लोगों की क्रॉप मानी जाती है, बी कीपिंग और ये मधुमक्खी पालन जिसको आप बोलते हैं, उनके लिए सबसे जो सुटेबल क्रॉप है वो कौन सी है, सनफ्लावर है, ठीक है। ये डिस्क फ्लोरेट होते हैं। ये क्या करता है, फर्टाइल होता है, प्रोड्यूस सीड, यहाँ से आपके सीड बनते हैं, ठीक है। ये इनका स्ट्रक्चर है वो याद कर लेना। ये रो फ्लोरेट कहलाते हैं। यहाँ जहाँ ये देखो यहाँ पे आपके जो बैठते हैं ना, इसके अंदर पूरी पूरी मधुमक्खियां इसके ऊपर फूल की, और ये डिस्क फ्लोरेट हो गया, ठीक है। उसके बाद में ये आपका सेप्टल हो गया, रेसिपेटल के बाद में आप देखो, उसके बाद में रेकल आपका ब्रैक्ट हो गया, ठीक है। ये इन्फ्लोरेसेंस है, इसका याद रख लेना, ठीक है, ओके। उसके बाद में इन्वोल्कुलर के बाद में हम बात कर लेते हैं क्लाइमेट। हाँ बेसिक यही याद रखना, ये प्लांट होता है, रूट हो गया आपका, ये स्टेम है, ठीक है, ये लीव्स हो गया, ओके। चलो उसके बाद में रिफ्लोरेट और डिस्फ्लोरेट क्या होता है याद रख लेना। ये थोड़ा क्वेश्चन है वो कभी इन्फ्लोरेसेंस में इनका पूछ लिया जाता फ्लोर स्ट्रक्चर के बारे में, ठीक है। बाकी तो इसको
मतलब पुअर सेट सीड सेट किसकी वजह से होता है? एक तो हाथ से पॉलिनेशन करते हैं इंसेक्ट, बी हाइव की वजह से भी होता है, क्योंकि बी कीपिंग करते हो ना उसकी वजह से, ठीक है। तो बाकी तो और इसमें क्या इंपॉर्टेंट है, ठीक है, प्लांट के जो अलग अलग करेक्टर याद करने ही पड़ेंगे ये तो। उसके बाद में बात करते हैं क्लाइमेट और आपके सॉइल वाटर के बारे में। जीडीडी जो आपकी बात करता हूँ हीट कैपेसिटी कितनी होती है, वो आपका 1042 से लगभग 1300। बेस टेम्परेचर 10 डिग्री सेंटीग्रेड, ऑप्टिमम टेम्परेचर 20 से 25 डिग्री। रेनफॉल की रिक्वायरमेंट 500 से 700 मिलीमीटर। सॉइल पीएच 6.5 से 8.5, ठीक है। उसके बाद में इंडिकेटर प्लांट फॉर दी आपके डिटर्मिनेट, ठीक है। उसके जो आपका मतलब क्या करते हैं ना, इंडिकेटर प्लांट कैसे बनता है, क्या डिटरमाइन करता है कि भाई आपको दर्शाता है कि इसके अंदर किसकी कमी। आप कभी इसमें देखोगे ना कि भाई सूरजमुखी को हम देख के पहचान सकते हैं, या फिर बोरोन तत्व होता है वो इसकी कमी को दिखा सकता है, ठीक है। तो इसमें इंडिकेटर प्लांट, ठीक है, इंडिकेटर प्लांट भी माना जाता है बोरोन तत्व के लिए। उसके बाद में इंडिकेटर प्लांट ऑफ दी परमानेंट विल्टिंग पॉइंट, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक तो आपका इंडिकेटर प्लांट किसके लिए था? बोरोन के लिए। लेकिन विल्टिंग, परमानेंट विल्टिंग पॉइंट का मतलब होता है कि भाई इस पर, इस स्टेज पर पानी पौधे को नहीं मिला तो पौधा है वो मुरझा जाएगा, मर जाएगा, जिंदा नहीं रह पाएगा। यही होता है कि इंडिकेटर प्लांट ऑफ पीडब्ल्यूपी, परमानेंट विल्टिंग पॉइंट की, अगर यहाँ पे आप पानी नहीं दोगे तो पौधा यहीं से पूरा पूरा सपाट हो जाएगा। आई बात समझ में? रो डायरेक्शन की बात करता हूँ तो प्लांट स्पॉन्स टू फोटोप्रेडियम, जो आपका फोटोट्रोफिज्म, ठीक है, उसके बिफोर ओपनिंग हेड फेस ईस्ट नॉर्थ ईस्ट ओरिएंटेशन की बात करता हूँ तो लेस्ट लोडिंग देन ईस्ट वेस्ट, ठीक है। सीड रेट वेराइटीज के 12 अलग अलग वेराइटीज के हैं, ठीक है। 8 से 10 नॉर्मल वेराइटी लोगे तो सीड है। उसके बाद हाइब्रिड की 4 से 5 केजी, और हाइब्रिड जो रेनफेड में 5 से 6 केजी पर हेक्टर। स्पेसिंग की बात करता हूं तो वेराइटीज में 45 गुणा 30 सेंटीमीटर 74,000 प्लांट पर हेक्टर, हाइब्रिड में 60 गुणा 30 55,500 प्लांट पर हेक्टर, ठीक है। रिकमेंडेड प्लांट पॉपुलेशन है वो लगभग आपके 60,000 प्लांट पर हेक्टर। सोविंग डिप 4 से 5 सेंटीमीटर। सीड ट्रीटमेंट है वो आपका कैप्टन, ठीक है, डाइथेन M45 @ 3 ग्राम पर केजी। उसके बाद में थिनिंग 15 डे आफ्टर सोविंग। टेस्ट वेट 40 to 45 ग्राम जो आपके कॉमर्शियल लेवल पे माना जाता है। वेराइटीज की बात करता हूं तो मॉडर्न जो 80 डेज में तैयार हो जाती है, AC6841 फॉर सोरिया सनराइज, KB SH44। उसके बाद में DRSH1, ठीक है। हाइब्रिड की बात करता हूं तो BSH फर्स्ट, DRSH फर्स्ट, उसके बाद में APSH11, उसके बाद ज्वालामुखी। डिजीज रेजिस्टेंस की बात करता हूं तो आपका PSH996 डाउनी मिलेड्यू, CO4 रस्ट, ठीक है। उसके बाद में ऑर्नामेंटल्स की बात करता हूं तो टेडी बियर हो गया, उसके बाद सन स्पॉट हो गया, ठीक है, और ऑटम ब्यूटी के नाम से भी ये आपकी ऑर्नामेंटल्स की वैरायटी मानी जाती है। BSH फर्स्ट जो आपके फर्स्ट सनफ्लावर की हाइब्रिड वैरायटी है इंडिया के अंदर। न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट की बात करता हूं तो नाइट्रोजन आपको 60 केजी पर हेक्टर देना है, ठीक है। 40 केजी आपको फास्फोरस देना, 30 केजी आपको पोटेशियम देना है। इरिगेटेड एरिया होता है तो उसमें 80 केजी आपको नाइट्रोजन देना है, 60 केजी फास्फोरस देना है, 40 केजी आपको पोटास देना है। हाइब्रिड की बात करता हूं तो 120 केजी नाइट्रोजन, ठीक है। सल्फर 25 केजी पर हेक्टर देना है। और जितनी भी जो ऑयलसीड क्रॉप है उनके अंदर आपको सल्फर है वो 25 केजी पर हेक्टर देना है, क्योंकि सल्फर ऑयलसीड क्रॉप के लिए सबसे इंपॉर्टेंट जो आपका न्यूट्रिएंट माना जाता है तेल की क्वालिटी और क्वांटिटी को बढ़ाने के लिए, ठीक है। बोरोन है वो 0.2% बोरेक्स का स्प्रे करना है। आपका रे फ्लोरेट आता है उसके ओपनिंग के टाइम में, ठीक है, कैपिटुलम जब बनता है उसका इन्फ्लोरेसेंस के टाइम। उसके बाद में इरिगेशन की बात करता हूं तो टोटल वाटर रिक्वायरमेंट 500 से 600 मिलीमीटर होता है। क्रिटिकल स्टेज है, एक तो बर्ड इनिशिएशन होता है, एक फ्लावर का जब ओपनिंग होता है वो होता है, और एक सीड फिलिंग जो आपके 60 से 75 दिन बाद है। ये 3 क्रिटिकल स्टेज मानी जाती है, क्रांतिक अवस्था, ठीक है। स्टॉप इरिगेशन 20 डे बिफोर हार्वेस्ट, मतलब हार्वेस्टिंग करने के 20 दिन बाद में, हार्वेस्टिंग करने से 20 दिन पहले पानी देना बंद कर देना चाहिए, क्योंकि वहां पे आपके ये जो फूल होते हैं वो झड़ने लग जाते हैं, ठीक है। उसके बाद में बात करता हूं हार्वेस्टिंग जो फिजियोलॉजिकल मैच्योरिटी है उनकी, वो कितनी है? 30 से 40% मानी जाती है। सेफ स्टोरेज का जो मॉइस्चर है वो 9% से कम होता है। सीड डोरमेंसी होता है वो 40 से 45 डे आफ्टर 40 से 45 डेज का होता है, ठीक है। उसके बाद में ओवरकम डोरमेंसी होती है वो इथेरिल 25 ppm से कम की जाती है, और इसको सोकिंग करोगे 6 आवर तक तो टूट जाएगी, ठीक है, डोरमेंसी ब्रेक करने के लिए।
फिर बात करता हूँ न्यूट्रिशनल और इंडस्ट्रियल वैल्यू के बारे में। तो कैनाल्स में 48 से 53% ऑयल, जो कैनाल्स उनका यूज होता है ऑयल में, और 28 से 35% शीट। प्रोटीन है 15 से 20%। रिच इन लिनोलिक एसिड है वो 64% पाया जाता है, जो हार्ट के लिए अच्छा होता है। और अल्फा टोकोफेरॉल जो विटामिन ए के लिए, ठीक है, और विटामिन ए की जो टैबलेट बनती है उनमें भी काफी यूजफुल होता है। हाई ऑक्सीडेटिव स्टेबिलिटी पाई जाती है। एक्सीलेंट फ्राइंग ऑयल। उसके बाद में बात करता हूं आपके सनफ्लावर ऑयल कैन बी यूज द बायोफ्यूल, ठीक है, जो क्या करता है, ऑक्टेन रेटिंग है जो इसकी कितनी आई थी 37 ऑक्टेन, जो ऑक्टेन की रेटिंग है। उसके बाद में बात करता हूं आपका डी कोटेड जो कैक होता है उनमें 42% प्रोटीन पाया जाता है। एंटीक्वालिटी होती है वो इसका क्या होती है, क्लोरोजेनिक एसिड और आपका फिनोलिक्स, ठीक है। उसके बाद में बात करता हूँ रेंसिडिटी, ड्यू टू ऑक्सीडेशन की वजह से आपके इसके अंदर रेंसिडिटी आती है। रेंसिडिटी को हिंदी के अंदर बोलते हैं आपकी जो बांस आती है ना, बांस, वो किसकी वजह से आती है, वो रेंसिडिटी और हाई और ड्यू टू ऑक्सीडेशन की वजह से आती है, ठीक है। आफ्टर कोल्ड बेस्ड आपका सेलेस्टॉक माना जाता है, ठीक है। उसके बाद में बात करते हैं आरएनडी के बारे में। तो देखो सनफ्लावर से आपको एक तो फ्लावर वाला पार्ट है वो अच्छे से याद कर लेना है, ठीक है, वहां से क्वेश्चन पूछा जाता है। उसके बाद में जो उनके न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट वगैरह है उनके बारे में पढ़ लेना है, ठीक है, अलग अलग जो वेराइटीज है उनको पढ़ लेना है। अब हम अरंडी और नाइजर के बारे में पढ़ लेते हैं। रेसिनस क्यूमिनस इसका बॉटनिकल नेम है, ठीक है, और यूफॉर्बिएसी इसकी फैमिली मानी जाती है। उसके बाद में ओरिजिन इसका इथोपिया, अफ्रीका, एफिसाना जिसको आप बोलते हैं वो माना जाता है। बेसिक इंफॉर्मेशन के बारे में बताऊं तो रेसिनस जो मतलब होता है कुत्ते की जूं जैसा बीज। रेसिनस मीनिंग डॉग स्टिक, मतलब वही होता है ना कि ऊपर से ऐसा वो आपने झाऊ चूहा नहीं देखा कभी, उसकी जो सूढ़ें होती है वैसा, ठीक है। इंडिया लार्जेस्ट एरिया एंड प्रोडक्शन, भारत में सबसे बड़ा उत्पादन है। गुजरात में भारत में सबसे ज्यादा बात करूं तो गुजरात में 70% है। अरंडी जो आपका मोनोसियस पौधा है, ठीक है, मोनोसियस प्लांट है। उसके बाद में इरी सिल्कवर्म के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, सिल्कवर्म प्रोडक्शन के लिए इरी सिल्कवर्म फीड ऑन केस्टल लीव्स, मतलब इरी सिल्कवर्म किसी को करना है तो अरंडी है वो इंपॉर्टेंट क्रॉप माना जाता है। सीड ऑयल परसेंट है वो 45 से 55%, ठीक है। रेसिनोल जो आपका रेसिनोलिक एसिड है वो 85 से 90% पाया जाता है। बीज में 45 से 55% तेल, जिसमें आपका रेसिनोलिक एसिड है वो क्या है 85 से 90 हो गया। उसके बाद निपिंग होता है, वो क्या करता है, एसेंशियल फॉर मोर ब्रांचिंग। निपिंग का मतलब होता है कि पौधा स्टार्टिंग में ना बहुत तेजी से ऊपर बढ़ने लग जाता है, साइड ग्रोथ नहीं लेता, उसलिए उसको ऊपर से काट देते हैं, ठीक है। टिब्बा वगैरह देखा होगा उसके स्प्रे वगैरह, ठीक है। उसके बाद में सेक्स रिवर्सल की बात करता हूं तो 32 डिग्री सेंटीग्रेड मोर मेल फ्लावर, और 32 डिग्री सेंटीग्रेड से कम पे आपके फीमेल फ्लावर्स होते हैं, वो ज्यादा बनेंगे, ठीक है। चलो उसके बाद में टॉक्सिक सब्सटेंस की बात करता हूं, कौन कौन से विषैले पदार्थ पाए जाते हैं। एल्कलॉइड पाया जाता है रेसिनिन 87 से 150 मिलीग्राम पर 100 ग्राम सीड पे। रेसिन जो आपका प्रोटीन हाईली पॉइजनस होता है 8 मिलीग्राम पर 100, इसलिए इसको खाने में यूज नहीं लेते हैं, ठीक है। उसके बाद में क्लाइमेट की बात करता हूं, टेम्परेचर 20 से 26 डिग्री सेंटीग्रेड, रेनफॉल 600 से 760 मिलीमीटर। लॉन्ग डे प्लांट माना जाता है बट एडेप्टेबल होता है। सॉइल पीएच है वो 5 से 6.5, ठीक है, टॉलरेंट अप टू 8, ठीक है। पीएच है वो 5 से 6.5 उपयुक्त इसका माना जाता है। वैरायटी की बात करता हूं तो भाग्य हो गया, सुभाग्य हो गया, ज्योति हो गया, ठीक है। अरुणा इसकी म्यूटेंट वैरायटी मानी जाती है। हाइब्रिड में GCH3 है, जो फर्स्ट हाइब्रिड थी GCH फर्स्ट 3, और उसके बाद में आपका GAU-CH फर्स्ट हो गया, GCH2 हो गया, GCH4 हो गया, DCH32 हो गया, और RCH फर्स्ट हो गया। सोविंग का टाइम होता है वो फर्स्ट फोर्टनाइट ऑफ जुलाई माना जाता है, मतलब पहला पखवाड़ा जुलाई का। डीप है वो लाइट सॉइल में 8 से 10 डिग्री, सॉरी 8 से 10 सेंटीमीटर, और हैवी सॉइल के अंदर 4 से 6 सेंटीमीटर। सीड रेट की बात करता हूं तो रेनफॉल में 12 से 15 केजी पर हेक्टर, इरिगेटेड में 5 से 6 केजी पर हेक्टर। स्पेसिंग की बात करता हूं तो इरिगेटेड के अंदर आपका 1 से 20 गुणा 60 सेंटीमीटर, रेनफेड के अंदर 90 गुणा 60 सेंटीमीटर। इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस की बात करता हूं तो कैस्टर ऑयल जो आपका इरिटेशन नाइलॉन 11, ठीक है। उसके बाद में पेंट्स वर्निस, उसके बाद में टर्की रेड ऑयल यूज्ड इन टेक्सटाइल, ठीक है। उसके बाद में आपका सेप्सिक एसिड फॉर जेट लुब्रिकेंट्स, उसके बाद में रिमेंस
आपका लिक्विड एट 32 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है। नाइजर तिल, जो राम तिल जिसको आप बोलते हैं, उनके बारे में बात करते हैं। जो आपका होता है गोइट्जिया एबिशियाना, एबी क्या बोलते हैं उसको, एबिसियनिका, ठीक है। कुछ कुछ वर्ड होते हैं जो प्रोनाउंस करने में बहुत दिक्कत आती है भाई, ठीक है, क्योंकि ये नाम अजीब से ही होते हैं, जब नहीं पढ़े होते, जो रटे होते हैं वो तो निकल जाते हैं, ये कुछ अलग अजीब ही होता है, ठीक है। एस्ट्रेसी इसकी फैमिली है भाई, याद कर लेना। इथोपिया इसका ओरिजिन माना जाता है, जिसको आप एबिसियाना के नाम से जानते हैं। इंडिया लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है, 50% से ज़्यादा प्रोडक्शन भारत के अंदर होता है, ठीक है। टॉप स्टेट मध्य प्रदेश है, ऑयल 35 से 40%, प्रोटीन है वो 20%, ठीक है। नाइजर ऑयल जो आपका सब्स्टिट्यूट है किसका, सेसेम, तिल का, ठीक है, तिल तेल का विकल्प। उसके बाद में ग्रीन मैन्योर के रूप में काम लेते हैं। शॉर्ट डे प्लांट है, ठीक है। इनफ्लोरोसेंस है वो आपका कैप्यूटुला, ठीक है, कैप्यूटुला, ओके। फिर बात करता हूँ एडेप्टेशन, अनुकूलन, ठीक है। टॉलरेंट, वाटर लॉगिंग, डेवलप्ड दी आपका एरेनकाइमा, जल भराव सहनशील और एरेनकाइमा विकसित करता है। उसके बाद में आगे बात करता हूँ सीड सोविंग के बारे में। लाइन सोविंग 5 kg पर हेक्टर इसके सीड लिया जाता है। ब्रॉडकास्टिंग में 8 kg पर हेक्टर इसका सीड लिया जाता है। 30 गुणा 10 सेंटीमीटर स्पेसिंग है। थिनिंग है वो मतलब काटने का जो शार्प करने का काम होता है। 20 दिन सोविंग के बाद में सेप मॉइस्चर होता है 5%। ऑयल कंजप्शन की बात करता हूँ, लिनोलिक एसिड होता है मेजर 48 से 55% पाया जाता है। ओलिक एसिड 30 से 40% पाया जाता है। नाइजर केक के अंदर नाइट्रोजन की जो कंटेंट होता है वो 4.73% होता है, ठीक है। तिल के अंदर बता देता हूँ 7.29 होता है। P2O5 में 1.83 होता है। K2O के अंदर 1.31 होता है। प्रोटीन है 37% और डाइजेस्टेबल जो प्रोटीन है वो 29.8% पाया जाता है। कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स के बारे में बता देता हूँ, ठीक है। तिलहनों में सर्वाधिक सल्फर की आवश्यकता होती है, बता दिया। 12 kg कम से कम, ठीक है, डालना ही है। नॉर्मली अगर आप वो अभी मैंने बताया था सल्फेट अगर डालते हो तो 25 kg पर हेक्टर भी आप डाल सकते हो, ठीक है। उसके बाद में बात करता हूँ, kg पर टन हो गया, ठीक है। उसके बाद में बात करते हैं मस्टर्ड रिक्वायर्ड हाईएस्ट सल्फर, सरसों में सबसे ज्यादा सल्फर की जरूरत होती है। सबसे सिंचित तिलहन है वो आपका मतलब ऑयल सीड है वो मस्टर्ड है। मेजर इंटरक्रॉपिंग है राजस्थान के अंदर वो चिकपी और मस्टर्ड मानी जाती है। प्रोटीन नाइट्रोजन को आप 6.25 से गुणा करो, ठीक है, ये प्रोटीन डिटरमाइन करने का फॉर्मूला। लिंसीड ऑयल मतलब क्या है, वार्निश के लिए कौन सा, पेंट करने के लिए कौन सा, मैंने क्या बोला था, इंडस्ट्रियल में कौन सा काम लेते हैं। एक तो आपका अरंडी और दूसरा आपका कौन सा लिंसीड ऑयल है, अलसी, जिसको हम अगले सेमेस्टर में पढ़ेंगे। मेजर पेस्ट है अरंडी का, वो कौन सा माना जाता है, मेजर पेस्ट ऑफ केस्टर अरंडी का वो केस्टर सेमीलूफर माना जाता है, ठीक है। उसके बाद में आपका पॉलीथीन का जो मल्च है, ठीक है, चमक के कारण चूसक कीट कम होते हैं, ठीक है, जो भी आपके गिल्टर इफेक्ट होता है वो कम होता है। उसके बाद जर्मिनेशन टाइप है वो एफिजियल, जड़ कोट ऊपर आना, ठीक है, एफिजियल टाइप। चलो ये जो भी चीज़ें थी हमने पढ़ लिया। एपीजियल हाइपोजियल के बारे में तो आपको पता ही होगा, ठीक है। अगर नहीं पता तो भाई फर्स्ट ईयर में बताया था एपीजियल क्या होता है, हाइपोजियल क्या होता है। जब जो ऊपर आ जाता है बीज वो एपीजियल, नहीं आता हाइपोजियल, ये तो पता ही होगा कैसे बीज उगते हैं। नहीं होगा तो सीड वाला चैप्टर बहुत अच्छे से पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। तो ये हमारा एग्रोनॉमी का जो ऑल सीड वाली क्रॉप थी, थोड़ा थोड़ा पढ़ लेना भाई, इंपॉर्टेंट है। बेसिकली सोयाबीन और ग्राउंडनट के ऊपर मैंने काफ़ी टाइम दे के आपको समझाया है और चीज़ें आप लोगों को थोड़ी समझ भी जानी है, ठीक है। बाकी कोई दिक्कत हो तो बता सकते हो आप, ठीक है। ये आपका सेकंड हो गया ना लेक्चर, ओके, ये सेकंड हो गया, ठीक है। अगले में हम कवर करने की कोशिश करेंगे कि अगले लेक्चर में जो भी हमारा कॉटन बचा है और उसके अलावा हमें इस सेमेस्टर के अंदर जो पढ़ना है, शुगर कैन बहुत इंपॉर्टेंट है, तो उनको तो वैसे ही एक एक लेक्चर में पढ़ना पड़ेगा। बहुत बड़ी क्रॉप है, बहुत इंपॉर्टेंट क्रॉप भी मानी जाती है, ठीक है। तो वो नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। ऑयल सीड क्रॉप खत्म हो चुकी है। फॉरेस्ट क्रॉप एक लेक्चर का हार्डली 3 से 4 लेक्चर में कंप्लीट सिलेबस हो जाएगा। बाय बाय, टेक केयर।